दोस्तों आज जो इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ ये इनवरेक्स का एक्सपर्ट 3 किलोवाट का VM2 मॉडल है। और ये मेरे के सब्सक्राइबर हैं असजाद भट्टी साहब अहमदपुर शर्किया से, ये उन्होंने मुझे भेजा। और इसका फ्रंट कवर मैंने जब ओपन किया तो असजाद भाई ने ये एक पेज लिखा हुआ था पूरा, और इसमें मेन पॉइंट मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा हुआ, जनाब उज़ैर साहब अस्सलाम वालेकुम। हर वाफिर के बाद अर्ज यह है कि मैं यूट्यूब पर आपका एक सब्सक्राइबर हूँ और आपकी वीडियो देखकर अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो चुके हैं कि अपने वीडियोस को खुद ही मरम्मत कर सकें, लेकिन हमारे शहर अहमदपुर शर्किया में पार्ट्स की दस्तयाबी की वजह से मैं खुद ये काम नहीं कर सकता। मुख्तसरन इसकी खराबियाँ नोट कराता हूँ। और ये उन्होंने आगे 3-4 जो है ना वो पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें मेन पॉइंट मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा जी, मेन खराबी एमबीपीटी में है, 4 कंपोनेंट बार बार ब्लास्ट होते हैं। ये आगे उन्होंने कंपोनेंट लिखे, एक बार कंपनी से मरम्मत करा चुके हैं। उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर U2040 से डाउनग्रेड करके U2038 ला दिया, गालबन पुराना पीसी कार्ड लगा दिया। बहरहाल मौजूदा स्टेटस ये है कि सोलर से वर्किंग करता है, लोड बहुत कम उठा रहा है, लेकिन वाउडर शेयरिंग काम नहीं कर रहा और हम इसको बैटरी के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं। हत्तुल इम्कान तमाम अल्ट्रेशन को ख़त्म कर दें। फ़कत वसलाम असजाद भट्टी साहब। अच्छा, इधर इन्होंने लिखा है जनाब के एक बार एरर नंबर 2 आया तो शहर के सब कहने के पास बार बार भेजा, सब ने फुल पेमेंट ली। अच्छा, और सेंसर्स के नीचे पेपर वाली अल्ट्रेशन कर दी पर मसला हल ना हुआ। फिर मैंने खुद ही इन्वर्टर में एक्सरे का टुकड़ा रखा और मसला 100% हल हो गया। तो हालत को मुसलकारों कंपोनेंट को एहतियात निशानजदा कर दिया है। बहरहाल अशाद भाई, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इन्वर्टर को जो है ना ओरिजिनल तरीके पर तैयार किया जाए, और ये जो आपने एक पूरा डॉक्यूमेंट लिख के भेजा है इसके मुताबिक ही इसको तैयार किया जाए। अच्छा, ये इन्होंने लिखा जी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम इस काबिल हो चुके हैं कि अपने इन्वर्टर को खुद ही मरम्मत कर सकें। देखें, मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ही यही होता है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाऊं, और आप जो है ना वो अपने इन्वर्टर खुद ही जो है ना वो रिपेयर करने के काबिल हो जाएं। ख़ास तौर पे जो मैकेनिक हजरात है ना, मेरी जो वीडियोस होती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें ऐसा कंटेंट लेके आऊँ, ऐसे फॉल्ट्स डायग्नोज करवाऊँ जो मैकेनिक हजरात के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। अच्छा, मैं आपको ना बल्कि ये मैंने अभी एक लिस्ट जो है ना वो तैयार कर रहा था कि जो मैकेनिक हजरात है ना जिनमें आपके इन्वर्टर की नोयत की तरह का फॉल्ट है, ये आपके इन्वर्टर में ना बेसिकली सिग्नल्स का फॉल्ट है, यानी ये बड़ा हिडन सा फॉल्ट होता है। आज इंशाल्लाह इस पर बड़ी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने कारीगर हैं, कारीगर आम जो कस्टमर है वो नहीं, मैं कारीगरों की बात कर रहा हूँ जो ये सिग्नल के फॉल्ट में फंसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लिस्ट है उन कारीगर हजरात की जिन्होंने पिछले वीक मुझे अपने इन्वर्टर पार्सल किए, और इनमें एक आध को छोड़ के बाकी सब कारीगर हजरात हैं, और इन सब के इन्वर्टर में भी सेम वही फॉल्ट है जो इस इन्वर्टर में है, यानी कि सिग्नल का फॉल्ट है। अच्छा, इनमें गुलाम रसूल साहब हैं रावलपिंडी से, मोहम्मद अमीन साहब हैं सरगोदा से, क्यूम हुसैन साहब हैं टैक्सला से, तारक अब्बास साहब हैं गड़ा मोड़ विहाड़ी से, और उसके बाद हैं जनाब सैयद मुजम्मल शाह साहब कराची से, अहमद नूरानी साहब लाहौर से, महमूद अहमद साहब वाकंड से, और फजल दीन साहब गुजरात से। अच्छा, मैं ये खिलाफ़ तबा और खिलाफ़ आदत ये काम कर रहा हूँ। मैं इस तरह के वैसे ये लिस्ट वगैरह शो नहीं करता, और ना ही मैं दिखाता हूँ कि ये इतने इन्वर्टर मेरे पास आ गए और ये और वो और फलां। ये आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि ये जो कारीगर हजरात है ना, ये कारीगर हजरातों के लिए ये फॉल्ट है आज का। ठीक है, और ये जितने भी सिग्नल के रिलेटेड फॉल्ट होते हैं ना, इंशाल्लाह वो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अच्छा, इस इन्वर्टर को ओपन करने से पहले ना मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि मैंने तकरीबन पिछले 2-3 वीक में ना कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि रमज़ान है, और रमज़ान में एक तो जो शॉप है उसकी टाइमिंग भी कम हो जाती है। तो यकीन करें, मुझे इतने मैसेजेस रिसीव हुए कि मैं खुद हैरान हो गया कि यार ये क्या हो गया इन लोगों को। मतलब ये आप इतना इंतज़ार में होते हैं वीडियोस में, मेरी वीडियोस में ख़ास तौर पे मैं बड़ा हैरान हुआ, यकीन करें। तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना वक्त निकाल के, बल्कि आइंदा भी, हालांकि रमज़ान में मेरी जो शार्प टाइमिंग है वो तकरीबन 10 से लेके 5 बजे तक होती है, और इतने टाइम में आपको पता है कि बंदा सिर्फ कुछ 2-4 इन्वर्टर ही रिपेयर कर सकता है, इसके अलावा तो और काम नहीं होता।
तो बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि इतना जो है वो तवील दुरानियाँ जो वीडियोज़ अपलोडिंग में ना आए और दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो इसमें अपलोड हो जाया करे। तो इसके लिए आपको जो इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अच्छा, इसको ओपन करते हैं और ओपन करके इसका बोर्ड वगैरह देखते हैं और इसके जो फॉल्ट है उसको डायग्नोज करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एसचेद भाई ने ना देखें, ये एक तो यहाँ पे ये एक्सरा रखा हुआ है इसमें, ठीक है। और अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है और हाईलाइट किए हुए हैं, निशान लगाए हैं उन्होंने। एक तो ये चापरी उन्होंने मेरे ख्याल वाइंड की है और इस आईसी के ऊपर भी क्रॉस लगाया हुआ है और यहाँ पर 3 रजिस्टेंसों के ऊपर भी क्रॉस लगाया हुआ है। और इसके अलावा अगर इसको हम देखें तो ये जो फ़ैन है, हाँ, यहाँ पे भी इन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है और ये फ़ैन की तारें भी मेरे ख्याल है ये आपस में ना जॉइंट की हुई हैं और इसकी मेरे ख्याल शायद वो बात कर रहे थे। बहरहाल इसका बोर्ड बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के फिर इसको जो है ना वो डीपली चेक करते हैं। अच्छा दोस्तों, बोर्ड इसका मैंने बाहर निकाला है और इसके बोर्ड में ज़्यादा तो काम नहीं किया उन्होंने ना, और यहाँ पे सिर्फ इसका जो इसकी जो सफाई है ना वो यहाँ पे होने वाली है। ये इसका सप्लाई सेक्शन है। अच्छा, इस पर ना फंगस ने भी अटैक किया ठीक ठाक, यानी जो इन्वर्टर है ना इनका, इस पे फंगस ने भी अटैक किया। अब ये देखें ना, ये जो कपलर के नीचे, ये नीचे ज़रा नज़र दौड़ाएं एक मिनट, ये देखें, ये नीचे ना ठीक ठाक यहाँ पे कचरा है, ठीक है। और ये यहाँ पे भी ये देखें ना, ये चीज़ जो है ना, ये बाद दफ़ा जो इसमें बारीक ज़रात होते हैं ना रेत के, ठीक है, या फिर जो मट्टी के, उनमें बाज़ दफ़ा उनकी वजह से यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है। और ख़ास तौर पे इनमें तो चलें नहीं, लेकिन जो सिग्नल एरिया होता है ना, जिस तरह ये हो गया, या साइड कार्ड में जो आपके ओप एम्प्स आईसी लगे होते हैं सारे, वो एरिया हो गया, उनमें जब इस तरह का जो है ना वो गंद आएगा ना, या इस तरह की जो धूल और मिट्टी आएगी, उससे ये क्या होगा कि 99% चांस होगा कि आपका इन्वर्टर जो है वो मसला करे। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये ना किसी ने, ये देखें, ये 2 एन चैनल मॉसफेट लगे होते हैं फ़ैन के ऊपर, और ये देखें, ये किसी ने जंपर डाल के ना इनको, ये इनकी सोर्स और जो ड्रेन है ना उनको आपस में कॉमन किया हुआ है। ये देखें, ये यहाँ से उठा के इधर जंपर दिया हुआ है किसी ने, ठीक है, और ये सीधा सीधा सोल्डर का जंपर है, ठीक है, उन्होंने काम ही मकाया है। और यहाँ से लेके ये सीधा इधर जंपर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या हो रहा था कि उनके जो फ़ैन है ना वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। ये जो उन्होंने लिखा हुआ है ना कि फ़ैन जो है वो हमारे कंट्रोल नहीं हो रहे, और ये बार बार एरर आ रहा है इसका तो ये इसकी वजह से आ रहा था। हीट का एरर जो कह रहे थे ना, जो उन्होंने लिखा हुआ था, ये इसकी वजह से आ रहा है। अच्छा, ये तो थे इसकी बोर्ड की हालत। अच्छा, ये इनका MPPT जो है ना वो कार्ड है, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। ये देखें, एक क्रॉस इधर लगाया हुआ है, एक इधर लगाया हुआ है, इधर लगाया हुआ है, ये चॉपरी चेंज है, ठीक है, इधर क्रॉस लगाया हुआ है, और इसकी पीछे से हालत ज़्यादा ख़राब है। ये देखें, यहाँ पे एक तो ये रेजिस्टेंस फटी हुई है बिल्कुल, ठीक है, और ये 22 ओम की रेजिस्टेंस फटी हुई है। और यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ नज़र आए। ये यहाँ से इसका ये L44 का ये पॉइंट यहाँ से फटा हुआ है, बल्कि टूटा हुआ है, ये देखें ना, ये देखें। और ये 1K की रेजिस्टेंस भी यहाँ से फटी हुई है। यानी इसका ओवरऑल ये जो बस वोल्टेज सेक्शन है ना, ये बस वोल्टेज सेक्शन कहलाता है, ये सारा डिस्टर्ब है। और यहाँ पे तो बाकायदा जो है ना वो यूँ समझेंगे रसोली का ऑपरेशन हुआ है, आर पार सराख करके ना जंपर डाला हुआ है उन्होंने। और ये आईसी के नीचे देखें, अब ये देखें, ये सिग्नल एरिया है, ये आपका ओप एम आईसी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे ये गंद देखें, ये इसकी मैं बात कर रहा था। और ये मैं आज आपको बताता हूँ बड़ी डिटेल के साथ कि ये किस तरह काम करते हैं, और ये इनकी वजह से आपके इन्वर्टर में जो है ना वो फॉल्ट आते हैं, और कैसे आते हैं ये इंशाल्लाह इस लेक्चर में आप समझेंगे, ठीक है। ये देखें, इन चीज़ों को आप हल्का ना समझा करें। ये देखें ना, अब ये 1 2 3 और 4 पॉइंट हैं इसके, ठीक है। और ये नीचे मट्टी की वजह से ना, ये हल्की सी भी अगर इन्होंने आपस में पल्सेस मिला ली ना अपनी, तो आपका सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे सिग्नल डिस्टर्ब होगा, आपके जो ये सिग्नल जाएगा सीधा माइक्रो कंट्रोलर में, माइक्रो कंट्रोलर आगे उल्टी सीधी कमांडें निकालेगा, जिससे आपका इन्वर्टर जो है ना वो मसला करेगा। तो बहरहाल ये इसके जो है ना ओवरऑल MPPT की सूरत हाल है। यहाँ पे भी जो डिस्टेंसें हैं इनके, ये जो किनारे हैं, ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ से
ख़राब हो चुके हैं। बहरहाल इंशाल्लाह इसको रिपेयर करते हैं और इसका मुकम्मल इंशाल्लाह जो स्ट्रक्चर है ना आज वो समझेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से ना पढ़ेंगे। ये देखें ये भी ये फटा हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो इसको इस पर मैं काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसका बोर्ड क्लियर करते हैं और बोर्ड क्लियर करने के बाद जो है ना इसकी ड्राइवें वगैरह बोर्ड की क्लियर करने के बाद फिर इसके यहाँ PPT की तरफ आते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बोर्ड की सफाई करते हुए मैंने इसके कपलर बाहर निकाले हैं और ये नीचे देखें, जब मैंने कपलर को बाहर निकाला तो ये देखें इसके नीचे जो शहरे कचरियात है ना वो किस तरह आबाद है, ये देखें। अब इस तरह की सूरत हाल में आपका जो इन्वर्टर है ना वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये देखें ये सही अटा हुआ है नीचे से ना, ये गर्द की वजह से। तो ये चीज़ें होती हैं, ये होती छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ा जो है ना वो डीप इम्पैक्ट डालती हैं आपके काम में। तो इनको लाजमी आपने जो है ना वो क्लियर करना होता है, साफ़ करना होता है, एक एक पॉइंट को गौर से देखना होता है आपने। बाद दफ़ा ऐसे होता है कि सारे इन्वर्टर आप क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जो है ना वो कचरे की वजह से ख़ास तौर पे जो है ना वो फॉल्ट रह जाता है, जो बाद में भी जो है ना वो परेशानी का बायस बनता है। तो ये आपको मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया कि ये देखें कि ये जैसे मैंने इनको उतारा तो इनके नीचे ये देखें ये किस तरह का जो है वो कचरा है। तो चलें मैं इसको साफ़ करता हूँ और साफ़ करने के बाद फिर फर्दर वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसके बोर्ड के ऊपर तो काम मैंने कर दिया मुकम्मल और जितनी मुझसे सफाई हो सकी मैंने कर दी है यहाँ पे। और इसके ये जो फ़ैन वाला एरिया था यहाँ पे इसके जो ये दोनों मॉसफेट वो भी मैंने नए लगा दिए हैं, ठीक है। और ये जंपर वगैरह उतार दिए और इसको ओरिजिनल तरीके से जो मैंने यहाँ पे ये एक जो यहाँ पे ये वाला नैनो फैरेड कैपेसिटर ये भी टूटा हुआ था यहाँ से, ये भी मैंने लगा दिया है। और अच्छा बात दोस्त ना पूछ रहे होते हैं कि ज़हर भाई हमें ये बताएं कि ये हमें इनकी वैल्यू का कैसे पता चलता है, ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ना तो कोई कोडिंग होती है और ना ही कोई जो है ना वो कोई नंबर लिखा होता है जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पे कौन सा कैपेसिटर लगता है। तो याद रखिएगा कि ये जितने भी पिको फैरेड, नैनो फैरेड और ये माइक्रो फैरेड 3 किस्मों में ये जो SMD कैपेसिटर आते हैं ना, इनमें कोई कोड वगैरह लिखा नहीं होता, ये आपको खुद से वक्त के साथ साथ पता चल जाता है। अगर बिलफर्ज आप नए हैं, आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से फ़र्ज़ करें कोई ठीक इन्वर्टर आपके पास आता है तो आप यहाँ से निकाल के तो उसकी रीडिंग लेके तो नोट करके रख लेंगे आप अपने पास, अगर आप नए हैं तो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कितनी वैल्यू का कैपेसिटर लगा हुआ होना चाहिए या होता है, ठीक है। अब हमें तो काम कर करके जो आइडिया हो जाता है, बल्कि अब तो ज़बानी याद हो गई हैं चीज़ें कि यहाँ पे किस वैल्यू का होता है, यहाँ पे किस वैल्यू का होता है, यहाँ पे किस वैल्यू का होता है। लेकिन जो नए बंदे हैं उनके लिए वाकई ये मसला बनता है बाद दफ़ा कि उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे किस वैल्यू का जो है वो कैपेसिटर लगना होता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना इसके ऊपर तो कोड लिखा होता है, ये तो आसानी के साथ पता चल जाता है, लेकिन इनमें बाद दफ़ा मसला बनता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये J3 और 5 वोल्ट के जो जीना डायोड हैं वो भी मैंने नए लगा दिए हैं। यहाँ पे सफाई मैंने बिल्कुल क्लियर तरीके से कर दी है और अभी आपको मैं इसकी ड्राइवें वगैरह भी टेस्ट करवाता हूँ और इसका जो चार्जर साइड और DC साइड है वो भी मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। ये 24 वोल्ट का सेट है, तो 24 वोल्ट आपने इसको दे देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे बल्कि इसको ऐसे रख लेते हैं, ये बगैर कपलर के भी आप इसकी जो ड्राइवें हैं ना वो टेस्ट कर सकते हैं। ये मैं आज आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि कपलर के बगैर आप इसकी ड्राइवें जो है वो किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये मीटर को मैंने 200 वोल्ट की रेंज पे रखा हुआ है और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब देखें कोई किसी किस्म की जो है ना वो ड्राइव यहाँ में शो नहीं हो रही। तो जैसे ही मैं इसके कपलर के पहले 2 पॉइंट यहाँ से टच करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे 5.6 वोल्ट की ड्राइव हमें जो है वो मिल रही है, ठीक है। इसी तरह आप बारी बारी जो है ना ये सारे जो IGBTs हैं इनके ऊपर आप अपनी ड्राइव को टेस्ट कर सकते हैं। ये दूसरे के ऊपर इसी तरह मैं रखता हूँ तो ये देखें यहाँ पे 5.6, इसी तरह तीसरे के ऊपर मैं रखता हूँ। ये आपको मैं तरतीब पहले भी इनकी बता चुका हूँ कि ये पहले IGBT का पहला कपलर होता है, दूसरे का तीसरा होता है, तीसरे का दूसरा होता है। ये तरतीब, अब ये तरतीब क्यों उल्टी इन्होंने की हुई है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। ये सीधी सीधी भी लगा सकते थे लेकिन कंपनियों की मर्ज़ी है। अब ये देखें यहाँ पे भी मैंने ये इसको शॉर्ट किया तो ये 5.6 की ड्राइव हमें मिल गई है। अच्छा, इसी तरह चौथे का चौथा ही है, ठीक है। ये देखें 5.6 वोल्ट और उसके बाद ये जो 5वां है इसकी भी मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। ये देखें, ये एक मिनट सॉरी, ये 5वें का जो है ये देखें
ये 5.6 वोल्ट 5वें के ऊपर भी हमें ड्राइव मिल रही है। अच्छा, अब ये तो नेगेटिव ड्राइव है। अब पॉजिटिव ड्राइव जो है वो ज़ाहिर बात है कि आपका जब ये इसमें कपलर लगता है तो यहाँ से भी आप शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीकाकार होता है इसकी पॉजिटिव ड्राइव को टेस्ट करने का, वो ये है कि आप इन दोनों को शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे ये देखें, जब मैं इन दोनों को शॉर्ट करता हूँ ये 15 वोल्ट यहाँ पे ड्राइव हमारी पॉजिटिव आ गई है, यानी ये विद आउट कपलर ड्राइव को टेस्ट करने का तरीकाकार है। ठीक है, ये इसी तरह आप पाँचों की टेस्ट करेंगे। अच्छा, अब ये तो होगी इनकी जो आउटपुट साइड है कपलर की, वो टेस्ट। अब इनकी जो इनपुट साइड होती है ना, ये वाली, यहाँ पे हमें माइक्रो वोल्टेज, मिली वोल्टेज मिलते हैं जब आपका कपलर इंस्टॉल्ड होता है। बात समझ आ रही है? यानी यहाँ पे कपलर लगा हुआ है ना, तो आप यहाँ से जब इनको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे मिली वोल्टेज की ड्राइव आएगी। वो 600 मिली वोल्टेज भी हो सकती है, ठीक है, वो 800 मिली वोल्टेज भी हो सकती है। 5वें के ऊपर बाद दफ़ा 1.3 1.5 वोल्ट की ड्राइव आती है। जब आप कपलर उतार देंगे ना यहाँ से, तो फिर आपको यहाँ पे मिली वोल्टेज में ड्राइव नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। ये पहले के ऊपर मैंने इसके एनोड और कैथोड के ऊपर प्राबें रखी, तो ये देखें यहाँ पे हमें ड्राइव कितनी मिल रही है, माइनस। ये माइनस इसलिए कि प्राबें उल्टी हैं। 6.9 यानी 7 वोल्ट की ड्राइव हमें यहाँ पे पहले जो हमारा कपलर है ना, ये वाला, यहाँ पे हमें मिलती है। तो इस तरह आपने सारी की टेस्ट कर लेनी होती है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जो आउटपुट साइड है इसका तरीकाकार, इसकी ड्राइव में टेस्ट करने का। अच्छा, अब आइए ज़रा इस साइड की तरफ। यहाँ मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ और काफ़ी दफ़ा टेस्ट करवा चुका हूँ। यहाँ पे आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करना होता है। वो फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ इन्वर्टर्स में मुख्तलिफ होती है। ये 37 से लेके तो 39 किलो हर्ट्ज़ तक जो है ये वेरी करती है मुख्तलिफ इन्वर्टर्स में। और यहाँ पे जो हमारे RMS वोल्टेज आते हैं वो तकरीबन 10 से 11 वोल्टेज आते हैं। बाज़ मीटर इनको पढ़ते हैं, बाज़ मीटर उनको नहीं पढ़ते। जो अच्छे मीटर हैं वो उनकी वैल्यू को पढ़ते हैं, जो एक्चुअल वोल्टेज है ना वो इतने आते हैं। अच्छा, बाज़ मीटर यहाँ पे 5.1 या 5.2 वोल्टेज की ड्राइव को पढ़ते हैं, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे जो है ना वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपकी फ्रीक्वेंसी। देखें, ये जो 3525 IC है ना, ये बेसिकली आपकी PWM IC है, और ये IC आपकी जो है वो इस सेक्शन को और ये जो DC सेक्शन है इन दोनों को ये हैंडल कर रही होती है, देख रही होती है। तो यहाँ पे आपने, और ये फ्रीक्वेंसी आउट करती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 37 to 38 या 39 किलो हर्ट्ज़ के राउंड अबाउट इसकी फ्रीक्वेंसी होती है मुख्तलिफ इन्वर्टर्स के हिसाब से, जो सर्किट डिज़ाइनिंग है उसके हिसाब से। तो ये फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे टेस्ट करनी है। अच्छा, अब इस इन्वर्टर में जो है वो मैंने आपको बताया कि बोर्ड में इतना काम होने वाला नहीं था। अर्शद भाई ने जिस तरह हमें बताया कि इसमें जो जो फॉल्ट था वो फॉल्ट इसका बेसिकली MPPT साइड में है और OP-Amp IC का फॉल्ट है, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन ये जो DC साइड और AC साइड है ना, इसको टेस्ट करने का एक आसान तरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो में, और आज भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनको टेस्ट करने का आसान तरीन तरीका ये है कि आपने, ये देखें, ये कोई कपलर मैंने शॉर्ट नहीं किया हुआ, कोई कुछ नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ मैंने ये सप्लाई वाला कपलर जो है ना ऑन करके बोर्ड को ऑन किया हुआ है। अब आपने करना क्या है कि ये यहाँ पे IGBTs इंस्टॉल है, यहाँ पे MOSFET इंस्टॉल है, ड्राइव इंस्टॉल है, सब कुछ लगा हुआ है। कोई MOSFET शॉर्ट नहीं है, कोई IGBT शॉर्ट नहीं है, सब कुछ ओके है। अब आपने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है कि जब आप यहाँ पे इस कपलर को शॉर्ट करेंगे ना, ऐसे यहाँ पे ये, तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाने चाहिए। 350 वोल्टेज यहाँ पे इन कैपेसिटरों के ऊपर आ जाने चाहिए और आपके ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाने चाहिए। अच्छा, उसका आसान तरीन तरीका ये होता है कि ये मेरे पास ये 220 का बल्ब है, ठीक है, और इस लैंप को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखें, इसको मैंने यहाँ पे बल्कि यहाँ पे लगाता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। ये इधर मैंने इसको लगा दिया। अब मैं यहाँ पे इसके कपलर को करूँगा शॉर्ट। ये देखें, ये जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया तो ये लैंप रोशन हो गया। ये छोड़ा, ये बिल्कुल बंद हो गया दोबारा, ठीक है। ये दोबारा इसको मैंने शॉर्ट किया, ठीक है, और ये लैंप रोशन हो गया। जैसे इसको मैंने छोड़ा तो ये लैंप हमारा जो है ना वो दोबारा ऑफ हो गया। अच्छा, ये कैपेसिटर मैंने ना बाहर निकाले हुए दोनों, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोशिश करेंगे अगर लगे भी हों तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एकदम कैपेसिटर जब चार्ज होते हैं ना तो कोई ना कोई MOSFET यहाँ से शॉर्ट होने का खतरा होता है। तो ये मैंने इसके दोनों कैपेसिटर बाहर निकाले हुए हैं, ठीक है। और ये बाहर निकाल के फिर एक दफ़ा इनकी आपने रीडिंग भी ले लेनी है LCR मीटर से, और चेक भी कर लेने कि क्या इनकी जो माइक्रोफैरेड वैल्यू है वो पूरी है भी या नहीं। तो ये तरीकाकार होता है। अच्छा, अब जब यहाँ पे हमारा लैंप रोशन हो गया ना, तो ये अब 100% ओके है कि हमारी ये साइड और ये साइड रेडी है।
यानी अब आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसियाँ और ड्राइवें और सिग्नल और फलां चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, यहाँ पे वोल्टेज बने, आपकी ये दोनों साइडें 110% क्लियर है। ये साइड वैसे हमने इसको चेक कर लिया हुआ इसकी ड्राइवें, और यहाँ पे भी हमने इसको, यानी हमारा आधा बोर्ड जो है ये हमने इसको फंक्शनल करके देख लिया। और हमारी जो सप्लाई है ये डेफिनेटली ऑन है, क्योंकि सप्लाई ऑन है तो ये सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं ना। बात समझ आ रही है? तो ये तरीकाकार होता है इसके बोर्ड को टेस्ट करने का। ठीक हो गया। अब ये बोर्ड तो ऑलरेडी तकरीबन पहले भी क्लियर था, बस छोटे मोटे फॉल्ट थे इसमें, ये फ़ैन वगैरह और इस तरह की ये ड्राइविंग सफाई होने वाली थी। अब मैं करता हूँ इसके बोर्ड को एक साइड पे और इसके MPPT की तरफ आते हैं जिसमें असल फॉल्ट है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ना वो हम देखेंगे कि बस वोल्टेज किस तरह बनते हैं, OP-Amp IC किस तरह काम करता है, सिग्नल जनरेशन किस तरह होती है, ये सारी चीज़ें हम इसके जो MPPT है ना उसके ऊपर जाके देखते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बोर्ड के ऊपर काम मुकम्मल करने के बाद अब बारी है इसके MPPT कंट्रोलर कार्ड की। और आज इंशाल्लाह ना मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ इसमें बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है और ये जो MPPT कंट्रोलर है इसमें सिग्नल जनरेशन कहाँ से होती है। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये देखें यहाँ पे ना इसने ये एक 220 वापडा की सप्लाई को ना सेंस करवाने के लिए यहाँ पे ना एक सर्किट बनाया हुआ है। ये देखें, ये ब्रिज लगा हुआ है, NTC लगा हुआ है, डायोड कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये फ्यूज़ वगैरह ये इसने लगाए हुए। पहली तो बात ये है कि अगर किसी इन्वर्टर में ये मसला करना शुरू कर देना ये सर्किट ये वाला, और इसके साथ ये कंपैटिबल ना हो और ना रहे, तो आपने इसको स्किप कर देना होता है। अगर आप स्किप नहीं करना चाहते तो फिर इसकी जगह आप जो सप्लाई आती है ना दूसरी 220 वोल्ट वाली, जो तकरीबन 140 वोल्ट आउटपुट करती है, वो आपने लगानी है। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये वाली सप्लाई है, ये सप्लाई फिर आपने इसके साथ लगानी होती है। ठीक है, और ये बेसिकली होती इस वजह से है इन्वर्टर के अंदर लगी हुई कि जब आप इन्वर्टर को ऑन करते हैं ना विदाउट बैटरी और विदाउट सोलर, फिर ये इसको 220 वोल्ट के ऊपर यानी वापडा के ऊपर ये इसको ऑन करवा देती है ये सप्लाई। अगर ये ना हो आपका इन्वर्टर फिर भी चलेगा। फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि आपका जो इन्वर्टर है वो वापडा के ऊपर, ओनली वापडा के सोर्स के ऊपर ऑन नहीं होगा। बाकी जब आप बैटरी साथ अटैच करेंगे या सोलर अटैच करेंगे तो वो काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करेगा, चार्जिंग वगैरह में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये इस वजह से होती है। अब यहाँ पर ना, अब ये देखें इस सप्लाई में ये वाली और यहाँ पे ये जो सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ से सीधी उसने जो है ना वो ऑसिलेशन सप्लाई बना के तो इसको ऑपरेट करवाया हुआ है, जबकि ये जो है ये प्रॉपर एक जो कुलिये के ऊपर सप्लाई डिज़ाइन है, यानी SMPS सर्किट जो है ये प्रॉपर SMPS सर्किट यहाँ पे डिज़ाइन है। तो असल तरीकाकार तो ये है कि अगर ये इन्वर्टर में ठीक भी काम कर रही हो और आपको ये मिल जाए तो आप यही इंस्टॉल करें। ठीक है, इसको स्किप कर दें। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो सिग्नल जनरेशन होती है, अब अच्छा मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि सिग्नल जनरेशन कहाँ से होती है। ये देखें, ये इसका जो है ना TL072 IC लगा हुआ है, ये OP-Amp IC कहलाता है। तो ये OP-Amp IC की ना एक पूरी लिस्ट है, मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ गुफ्तगू करता हूँ इसके ऊपर। यहाँ से ये सिग्नल जनरेट करती है ये IC, यानी ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज के डिफरेंस को मेजर करती है और आपके कार्ड को यहाँ से सिग्नल दे देती है। अब ये सिग्नल जनरेशन यहाँ पे कैसे होता है, ये होता है इन रेजिस्टेंसों के थ्रू। अब इस बोर्ड की ज़रा एक दफ़ा आप हालत देखें ना तो यकीन करें, बल्कि मैं आपको ना ये माइक्रोस्कोप के ऊपर दिखाता हूँ ताकि आपको ये आसानी के साथ पता चले। एक मिनट, ये देखें, एक मिनट, ये ज़रा इसके बोर्ड की ना आप हालत देखिए। ये इसकी रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं। ये सबसे पहले तो ज़रा इन रेजिस्टेंसों को देखें आप। ये 665 के की रेजिस्टेंसें हैं जो आपके ये वोल्टेज मेजर कर रही होती हैं, सेंस कर रही होती हैं इसके सोलर के। ठीक है, और यहाँ से ये सिग्नल यहाँ से और यहाँ से ये आउट होकर सीधा सिग्नल पहुँच रहा होता है आपके TL072 में। ठीक है, इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझिएगा। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले तो ज़रा आप इनकी हालत का अंदाज़ा लगाएं ना। ये देखें, ये आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये वाली ये लाइन नज़र आ रही है आपको। उसके अलावा यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है। अब ये फिज़िकली तो हमें यूँ महसूस हो रहा है कि जो IC अपना जो रेजिस्टेंसें हैं वो इनके अंदर इंस्टॉल्ड है।
ठीक है, फिजिकली यही नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये रेजिस्टेंसें यहाँ पे बेसिकली जुड़ी नहीं हुई, यानी ये ड्राई सोल्ड होने की वजह से ना, ये मैं यहाँ से जैसे ही इसको ऐसे उठाऊंगा ना तो ये निकल आएगी। बल्कि ये मैं आपको दिखा के चेक भी करवाता हूँ, बल्कि इसी को लेते हैं, ये देखें, ये नज़र आई है आपको, ये मैंने सिर्फ चिमटी के साथ इसको उठाया है ट्यूज़र के साथ, और ये देखें ये रेजिस्टेंस बाहर आ गई है। ठीक है, इसी तरह इसका हाल देख लें, ये वाली ये रेजिस्टेंस जो है ये भी यहाँ से बिल्कुल ये टूटी हुई है, इसका सिरा टूटा हुआ है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी टेस्ट करनी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ज़रा इधर आइए, ये इसके जो बना हुआ है ना इसमें बस वोल्टेज का सेक्शन, उसकी ज़रा हालत देखें एक नज़र, ये देखें, ये कचरे का आलम देखें ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने इनको मद्देनज़र रखना होता है। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, ये आपका TL072 IC लगा हुआ है, और इसके नीचे ये देखें कचरा कितना है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, यानी आपने प्रॉपर थ्योरेटिकली इनको लेकर चलना होता है, तब जाके ये चीज़ें आपके इन्वर्टर को लॉन्ग लाइफ बनाती हैं। ठीक है, तो अब ये देखें ना इस IC के नीचे, ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा सिग्नल जनरेशन, ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का एरिया है यहाँ पे, लेकिन ये देखें यहाँ पे IC के नीचे कचरा कितना है, और रेजिस्टेंसों की हालत आपने देख ली, बस वोल्टेज सेक्शन की हालत आपने देख ली। ठीक है, और ये इस रेजिस्टेंस की हालत देखें, ये बिल्कुल फटी हुई है, ये देखें। तो बहरहाल इसके ऊपर काम करता हूँ मैं थोड़ा सा ऑफ द कैमरा, और फिर इसको जो है ना वो टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ पे ये रेजिस्टेंसें हैं एक दो, ये वाली, ये शंट का सिग्नल जो है ना रिसीव करती हैं, इनके किनारों के ऊपर भी फंगस बढ़ चुकी है ये यहाँ पे, तो इनको भी मैं कोशिश करता हूँ कि चेंज कर देता हूँ, या इनको भी हम क्लियर करके इनकी सफाई करते हैं। तो इस पर खैर मैं थोड़ा सा काम ऑफ द कैमरा करता हूँ, और उसके बाद फिर फर्दर वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, इसके MPPT के ऊपर काम करते हुए तकरीबन मुझे 10-15 मिनट हो गए हैं, और ये अभी तक मैंने ये सारी चीज़ें इसमें से निकाल ली हैं जो ख़राब थी, और इतनी ड्राई सोल्डिंग है इस MPPT में कि मैं जो है ना वो थक गया हूँ निकाल के। अभी ये सारी रेजिस्टेंसें मैंने यहाँ से ये रिमूव की, और यहाँ से ये IC बाहर निकाला, ये बल्कि मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मैंने रेजिस्टेंसें यहाँ से 22 ओम की निकाली, मॉसफेट निकाला, ये रेजिस्टेंस निकाली, ऊपर से फंगस ने ना इसको सही जो है ना वो इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है। और बल्कि ये देखें, ये जो रेजिस्टेंस है, ये मैं आपको कह रहा था ना कि ये ड्राई सोल्डिंग होती है, ये इसकी हालत देखें, ये देखें, मतलब बिल्कुल ही ये ना, ये देखें, जिसको भी आप ट्यूज़र लगाते हैं वो चीज़ बाहर आ जाती है। अब ये दोनों रेजिस्टेंसें जो है ना ये बिल्कुल ऐसी इसमें लगी हुई थी, तो ये इसमें ना काफ़ी सारी ड्राई सोल्डिंग थी। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे ना मैंने जब इसकी सफाई की तो ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये पॉइंट यहाँ से कटा हुआ है, ये नज़र आ रहा है, ये फंगस की वजह से ना ये यहाँ से ये पॉइंट, इस पॉइंट 47 ओम का ये यहाँ से कटा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जिस सेट में फंगस पड़ी हुई हो ना, उसको आपने डीपली चेक करना होता है। वो इन्वर्टर जो है वो बाकियों की निस्बत टाइम भी ज़्यादा लेता है आपका, और उस पर आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगती है, और ज़्यादा करनी भी चाहिए। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि वो दोबारा फॉल्ट आने के चांस हैं। अच्छा, यहाँ पे आए, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ये मैंने इसमें ये कपलर भी बाहर निकाला, और ये OP-Amp ICs का 072 भी मैंने बाहर निकाला। अच्छा, ये जो IC है ना OP-Amp IC, इसको समझ लीजिए एक दफ़ा कि ये किस तरह काम करती है और ये सिग्नल जनरेशन कैसे करती है। देखें, ये जो TL072 है ना, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC है। OP-Amp IC कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC को। यानी यहाँ पे क्या होता है कि इस IC के अंदर 2 OP-Amp जो सिस्टम है वो इंस्टॉल है। वो कैसे, इसको यूँ समझिए, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ। देखें, ये TL072 का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये TL072 है। एक इसमें ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और एक ये बना हुआ है, ये इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग का पिन आउट है। इसी तरह ये इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग का पिन आउट है। यानी यहाँ से इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज इन होते हैं, और ये इसका आउटपुट पॉइंट है जो पिन नंबर 7 है, और यहाँ पे ये इसका जो आउट है वो पिन नंबर 1 है। ठीक है, ये सारे मैं आपको ना बल्कि इजी तरीके से समझाता हूँ बोर्ड के ऊपर, ताकि ये आसानी के साथ आपको समझ लगे।
अच्छा, अब मैं वाइट बोर्ड के ऊपर आपको ये समझाता हूँ कि ये जो आईसी है ना TL072 ये किस तरह काम करता है, ठीक है, और ये सिग्नल जनरेशन कैसी होती है और इनमें जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज हैं वो किस तरह काम कर रहे होते हैं। तो इन आईसीज़ को कहते हैं ओप-एम्प आईसीज़, ठीक है, ओप-एम्प आईसीज़, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। इनका जो असल नाम है ना, जिसकी ये एब्रिवेशन है, इसको कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसीज़। तो ये इनका जो है वो पूरा नाम है, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये कहलाते हैं। अच्छा, अब ये जो आईसी हैं, पहले ये समझ लीजिए कि कौन कौन से आईसी आपके ओप-एम्प आईसी कहलाते हैं और सोलर इन्वर्टर में इनका क्या काम है। देखें, आपका ये जो TL072 है ये भी ओप-एम्प है, ठीक है, उसके अलावा TL074 जो है ये भी ओप-एम्प आईसी है, उसके अलावा LM339 ये भी ओप-एम्प आईसी है, और इसके अलावा आपका LM339 हो गया, LM324 ये भी आपका ओप-एम्प आईसी है, LM258 ये भी ओप-एम्प आईसी है, और इसके अलावा आपका TL071, ठीक है, ये भी आपका ओप-एम्प आईसी है, उसके अलावा LM311 ये भी आपका ओप-एम्प आईसी है, LM082 ये भी आपका ओप-एम्प आईसी है। यानी ये वो लिस्ट हैं जो अभी तक मेरे जहन में आ रही हैं। अच्छा, सबसे ज़रूरी तो भूल गए ना, OP07 ये भी आपका ओप-एम्प आईसी है। यानी इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं। एक आपको शायद याद हो, जो पुराने मैकेनिक हैं, ये जब डेक शुरू में चलते थे ना केस्टों वाले, तो उनमें ना एक प्री लगती थी छोटी, जो हेड को ना टारगेट करती थी। यानी हेड की तारें प्री में आती थी, प्री से निकल के तो फिर आपके जो बेस टाउन में जाती थी, और बेस टाउन से निकल के तो आपका जो D313 वाला एम्पलीफायर है वहाँ पे जाती थी। तो वो जो प्री थी ना, उसमें एक आईसी लगा करता था, उसका नंबर अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है TDA, शायद TDA 2028 या इस तरह का कोई था, मेरे जहन से निकल गया। ये बड़ा मशहूर ओप-एम्प आईसी हुआ करता था अपने दौर में, और ये उस वक्त तकरीबन 2007-8 की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल में उस वक्त 300-350 रुपये का मिलता था और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट था। अच्छा, अब ये ओप-एम्प आईसी का काम क्या है, ये यानी इनका ये फंक्शन क्या है, ये समझ लीजिए। देखें, जितने भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी हैं ना, वो करते क्या हैं कि वो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, वो ये होता है, इनको समझ लीजिए, ये ऐसे, ये इनका आउटपुट पॉइंट कहलाता है, और ये इनमें 2 इनपुट टर्मिनल दिए होते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। और इसमें ये मैं साफ़ कर देता हूँ यहाँ से, इनमें ना ये जो है, ये पहला पॉइंट ये इन्वर्टिंग का पॉइंट कहलाता है, और ये जो है ये नॉन इन्वर्टिंग का पॉइंट कहलाता है, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक इसका ये पॉइंट होता है और एक ये पॉइंट होता है। ये जो है ये वाला, ये प्लस पॉइंट कहलाता है, और ये वाला नेगेटिव पॉइंट। यानी यहाँ पे आप इनको इसको यानी प्लस वोल्टेज मिलते हैं, यानी फ़र्ज़ करें कि आप इसको 24 वोल्ट देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको -24 वोल्ट देते हैं, ठीक है। ये इसका जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। यानी फ़र्ज़ करें कि ये जो आपका आईसी है, ये TL072, इसके अंदर ये इस तरह के 2 जो है ना वो स्ट्रक्चर बने हुए हैं। बात समझ आ रही है? यानी अच्छा, ये 0 वोल्ट से 5 वोल्ट से लेके ना तो 24 वोल्ट तक ये ऑपरेट होता है। ये वाला जो एम्पलीफायर सर्किट है, ओप-एम्प आईसी है, ठीक है। इसमें बाज़ जो है वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे होते हैं, बाज़ 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे होते हैं, और बाज़ 24 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब ये काम किस तरह करता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखें, इनके काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सबसे पहले समझ लीजिए कि ये इनका जो इन्वर्टिंग पॉइंट है ना, ये वाला, इसका साइन होता है ये वाला, ये, और ये जो नॉन इन्वर्टिंग है इसका साइन होता है ये वाला, ठीक है। यानी आपका इन्वर्टिंग जो साइन है वो होगा आपका ये वाला माइनस, ये प्लस माइनस नहीं है, ये ध्यान में रखना आपने, और जो नॉन इन्वर्टिंग है उसका होगा ये। अब ये प्लस की तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन ये प्लस नहीं है, ठीक हो गया। अब इसको आसानी के साथ आप यूँ समझ लीजिए कि देखें, इन्वर्टिंग दोनों में आ रहा है ना, यानी ये इन्वर्टिंग का साइन है ऐसे, ठीक है, इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग का साइन हो गया,
और इसी इन्वर्टिंग के साथ में नॉन अगर आप लगा देंगे तो नॉन का साइन होता है ये वाला, यानी ये इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि इन्वर्टिंग का साइन कौन सा है और नॉन इन्वर्टिंग का साइन कौन सा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का साइन होता है, यानी उनकी ये निशानी होती है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की। अच्छा, अब ये आईसी के काम करने का क्या तरीकाकार है ये समझ लीजिए। देखें, ये आईसी जो है ना वो बेसिकली इस असूल के ऊपर काम करता है कि आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसको देते हैं 3 वोल्ट इन्वर्टिंग के ऊपर और यहाँ पे देते हैं 4 वोल्ट, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये जो इसका आउटपुट टर्मिनल है ना ये वाला, ये देखेगा कि इन दोनों के ऊपर जो ज़्यादा वोल्टेज हैं वो किसके ऊपर आ रहे हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं या इसके ऊपर आ रहे हैं। जिसके ऊपर आ रहे हैं ना, ये पॉजिटिव जो इसका आउटपुट टर्मिनल है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी इसका जो आउटपुट पॉइंट है वो अगर नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर 4 वोल्ट है, अच्छा ये दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं। नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर अगर ये 4 वोल्ट ज़्यादा होंगे तो ये आउटपुट इधर जुड़ जाएगा। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे ये 4 वोल्ट इधर आ गए और 3 वोल्ट इधर हो गए, तो ये आउटपुट क्या होगा कि ये आउटपुट इसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया इसका पहला जो फंक्शन है इस आईसी का। दूसरा इसका फंक्शन क्या होगा कि ये जो इन्वर्टिंग का पॉइंट होगा, यानी ये जब आउटपुट आपके इन्वर्टिंग पॉइंट के ऊपर जुड़ेगी तो क्या होगा कि फ़र्ज़ करें कि ये आपका एक सिग्नल हमने दिया इसको, ये सिग्नल इन्वर्टिंग का सिग्नल दिया, तो क्या करेगा कि जब ये आउटपुट यहाँ से निकालेगा तो फिर क्या होगा कि ये उस सिग्नल को जो है वो बड़ा कर देगा, ये बड़ा भी कर देगा और उसकी जो सिम था उसको भी बदल देगा, यानी इन्वर्ट कर देगा उसको। बात समझ आ रही है? यानी ये देखें यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड देखें, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड देखें, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का, ये आउटपुट क्या करेगा कि उस इन्वर्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इन्वर्टिंग को वो एम्पलीट्यूड भी बढ़ा देगा और इन्वर्ट कर देगा, सिग्नल चेंज हो जाएगा। और जब आपका ये नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर जुड़ेगा, यानी यहाँ पे इसको जुड़ेगा, तो फिर क्या होगा कि फिर आपका ये जो सिग्नल है, ये फ़र्ज़ करें ये हमने सिग्नल दिया इनपुट में और आउटपुट में हमें जो सिग्नल मिलेगा वो उसी सिमत में मिलेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड उसका बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? ये आप ओसिलोस्कोप की मदद से जब आप इनके सिग्नल को मेजर करेंगे तो आपको ये बात वहाँ पे आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि जब हम इन्वर्टिंग सिग्नल इसको देंगे तो एम्पलीट्यूड बिल्कुल थोड़ा होगा, और जब हम आउटपुट लेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन सिमत एक जैसी रहेगी। लेकिन जब नॉन इन्वर्टिंग की तरफ आएंगे तो फिर वो एम्पलीट्यूड भी बढ़ाएगा और सिमत को भी चेंज कर देगा। बात समझ आ रही है? अब मैं ज़्यादा जो ब्रीकियों में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपको जो है ना ऐसा ना हो कि समझ ना आए, ये मैं जितना आसान मुझसे हो सके मैं उतनी आसानी के साथ आपको ये समझा रहा हूँ। अच्छा, अब ये तो होता है इनका बेसिक फंक्शन। अब ये जो आउटपुट पॉइंट है ना ये वाला, ये आपका सीधा पहुँचता कार्ड में, यानी ये देखें ये आपका आईसी लगा हुआ है ना ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अब ये TL072 में मैंने बताया कि इस तरह के दो, एक इस आईसी के अंदर इस तरह के 2 फंक्शन हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दो सिग्नल लेगा। एक तो सिग्नल लेगा ये वापडा इसके सोलर सेंस का सिग्नल लेगा और वो सिस्टम को भेजेगा। दूसरा ये सिग्नल लेगा शंट से, ये जो 2 पॉइंट है ना ये भी सीधे यहीं आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये शंट से सिग्नल लेगा ताकि इसके करंट को मेजर करे और उसको भी ये आउट करेगा यहाँ से और ये सीधा जाएगा आपके कार्ड में। अच्छा, इनको जो है ना वो इनकी कैलकुलेशन करने के लिए ना आप एक फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये इसको गेन का पॉइंट कहते हैं, गेन, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके गेन का एक फार्मूला भी है, उसको भी समझ लीजिए। इसका जो फार्मूला ना वो होता है गेन बराबर आउटपुट बटा इनपुट, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये काफ़ी सारे दोस्तों ने सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर और कारीगर दोस्त ऐसे हैं जो इन थ्योरेटिकली बातों को कम ही जानते हैं, तो ये उनके लिए जस्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आउटपुट बटा, अब ये इनपुट है ना तो इनपुट में इन दोनों का फ़र्क आएगा, यानी ये अगर आप इसको V1 लिखते हैं और इसको V2 लिखते हैं तो ये आप करेंगे V1 माइनस V2, ठीक है। और जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो
वी आउट, यानी ये जो आउटपुट है ना, आप इसको वी आउट यानी वी ज़ीरो भी से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, यानी वोल्ट आउट गेन जो है, तो वी आउट बटा V1 और V2 का यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंस आएगा। और आप इसको फिर अगर ये पहले इन्वर्टिंग V1 की आप वैल्यू लिखेंगे तो आप इसको फिर लिखेंगे डेल्टा V1, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे, जितनी भी यहाँ पे आपने जो वैल्यू है वो देनी है। ये सिर्फ आपको फार्मूला बता रहा हूँ इसका। और जब आपने V2 की वैल्यू मालूम करनी है तो वो भी V आउट बटा माइनस डेल्टा V2 आएगा, यानी ये माइनस जो है ये इसके साथ आएगा, नेगेटिव वोल्टेज के साथ। तो ये इसका जो है ना वो बेसिक फार्मूला है। अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहें तो ये भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ओपन लूप जो ओप एम है ना, ये मैंने आपको उसका बताया है। देखें, अब एक होता है ओपन लूप और एक होता है फीडबैक के थ्रू इसको कंट्रोल करना। इन्वर्टर में दोनों यूज़ होते हैं। देखें यहाँ पे ये जो TL072 है ना, इसमें एक साइड जो है ये ओपन लूप है और एक जो है वो फीडबैक के साथ है, यानी 15K की 2 रेजिस्टेंसें डाली हुई हैं उसने। अच्छा, ये ओपन लूप के ऊपर इसका ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको फीडबैक के थ्रू ऑपरेट करेंगे तो उसका भी मैं आपको डायग्राम बना के तो चेक करवा देता हूँ ताकि आपको वो भी जहन में रहे, ठीक है। ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है, ये आउटपुट आ गया और ये V1 ये V2 इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। देखें, जब ये ओपन लूप था, अब हम इसको फीडबैक के ज़रिए जब हम इसको देखेंगे तो फिर क्या होगा कि हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, आप इसको R1 कह सकते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें 10K की रेजिस्टेंस है, और दूसरी रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा के तो ये आउटपुट के ऊपर जोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम R2 कहेंगे और फ़र्ज़ करें ये भी 10K की रेजिस्टेंस है। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये फीडबैक के थ्रू कंट्रोल होगा। बात समझ आ रही है आपको? यानी फ़र्ज़ करें कि यहाँ से अगर 4 वोल्ट हमने इसको दिए इन्वर्टिंग के, तो ये आउटपुट जो है ये जब तक ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते उस वक्त तक ये आउटपुट को बढ़ाता रहेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर हम इसको कर देते हैं ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड हो गया, और यहाँ पे हमने इसको 4 वोल्ट दिए, तो ये क्या करेगा कि ये अपनी आउटपुट जो है ये जब तक 24 वोल्ट नहीं करेगा उस वक्त तक ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता रहेगा। यानी 4 हमने इसको दिया ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 पे जाके रुकेगा, ठीक हो गया। और अगर बिल फर्ज हमने जो है ना यहाँ पे लगा दी हैं रेजिस्टेंसें, ये देखें ये रेजिस्टेंसें लगा दी हैं, और यहाँ पे हमने दिए 4 वोल्ट और यहाँ पे हमने दिए 3 वोल्ट, ठीक हो गया। जब 3 वोल्ट दिए और आउटपुट है हमारी फ़र्ज़ करें 15 वोल्ट, ठीक हो गया। तो जब फीडबैक के थ्रू ये अब इसके साथ जुड़ेगा तो फिर क्या होगा कि जब यहाँ से ये वोल्ट को काउंट करेगा, यानी 4 5 6 7 8 9 10, तो जितना ये 3 वोल्ट के ऊपर जाके इसने वोल्टेज को सेट करना था, ये 4 फीडबैक के थ्रू 4 वोल्टों के पॉइंट के ऊपर आके इनको एक दूसरे के बराबर कर देगा और आपकी जो आउटपुट गेन है वो कंट्रोल हो जाएगी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? दोबारा फिर इसको समझिए। यानी जब ओपन लूप होगा तो फिर वोल्टेज आपके ये बढ़ाता जाएगा जब तक यहाँ पे आउटपुट पे 24 वोल्ट नहीं हो जाते, और जब फीडबैक के थ्रू हम इसको रेजिस्टेंस लगा के कंट्रोल करेंगे तो फिर ये क्या करेगा कि फिर आपके ये जो 3 वोल्ट के ऊपर जो इसने वोल्टेज आउटपुट देने थे वो 4 वोल्टों को सेंस करके इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा, खुद कैलकुलेट करेगा, और आउटपुट के ऊपर हो सकता है कि ये आपकी सप्लाई को रोक दे 9 वोल्ट के ऊपर, हो सकता है रोक दे 10 वोल्ट के ऊपर। ये आगे आउटपुट सिस्टम के साथ जुड़ी होगी ना, सिस्टम इसको सेंस करके तो उधर ही रुकवा देगा जब तक हम इसके साथ ये फीडबैक रेजिस्टेंसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये इस आईसी का जो है ना ये इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको सरसरी से समझाया, ये इतनी डिटेल नहीं है, सरसरी से, ताकि आपको पता चल जाए कि ये काम किस तरह करता है। और ये आपके इन्वर्टर में जा बजा ये ऐसी लगे हुए हैं। ये आपका साइड कार्ड है ना, ये देखें, इसमें ये आपका ओप एम आईसी है, ये 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 ओप एम आईसी है, ठीक है। ये सारे आपके जो हैं वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है, आपका OP07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अच्छा, ये जो TL074 है ना, इसमें ये 4 बने होते हैं, यानी इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि फ़र्ज़ करें कि ये आपका आईसी है ना TL074, ठीक है, और इसमें तकरीबन 7 पॉइंट इधर हैं, ठीक है, और 7 पॉइंट इधर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और
ये साथ कर लें, ठीक है। और इनमें ये 4 बने होते हैं ओप एम्प, यानी आप इनको यूं समझ लीजिए, ये इसकी आउट, और ये चौथी जो है ये VCC की पिन कहलाती है। इसी तरह जो 11 नंबर होता है, यहाँ से फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये 11 नंबर बांध गया, ये वाली ये VEE की जो है ना पिन कहलाएगी, यानी ये ग्राउंड होगी, ठीक हो गया। और इसी तरह फिर यहाँ पे ये और ये इसकी आउट, फिर यहाँ पे ये और ये इसकी आउट, फिर यहाँ पे ये और ये इसकी आउट, यानी ये आपके TL076 में इस IC में ये 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ही IC में काम कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई है? उम्मीद है कि ये जो है ना वो थोड़ा सा आपको इन ICयों के मतलब जो है ना वो समझ आई होगी कि ये काम किस तरह करते हैं। अच्छा, अब आइए ज़रा इन्वर्टर की तरफ, कि ये इन्वर्टर में इनको कहाँ कहाँ से सिग्नल आता है और ये किस तरह जो है वो इनका सिग्नल काम कर रहा होता है। ये देखें, ये आपका जो है ना वो MPPT कंट्रोलर कार्ड है और इसमें ये आपका TL072 ओप एम्प IC लगा हुआ है। अब मैं आपको ना ज़रा दिखाता हूँ कि इसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के पॉइंट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ये मीटर को मैं सेट करता हूँ बीप की रेंज के ऊपर, ठीक है। और ये देखें, ये सबसे पहले ये यहाँ से ये सिग्नल लेगा, ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये एक पॉइंट ये सीधा आएगा आपके इन पॉइंटों के ऊपर। ये देखें, ये आ गया, और दूसरा जो पॉइंट है ये आ गया, ये नज़र आ रहा है, यानी थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद जूम करता हूँ। ये 2 पॉइंट आ गए, ये वाले, ये सीधे आपके यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से ये 15K की रेजिस्टेंसों के थ्रू ये आपका यहाँ से आगे एक एम्पलीफायर सर्किट है और ये इसकी आउटपुट बनी हुई है, ये वाली, ये सीधी इस कैपेसिटर के ऊपर आ रही है। और यहाँ से जब आप आउट लेंगे तो ये आपकी आएगी सीधी यहाँ पे, ये नज़र आ रहा है, ये आपका आउटपुट पॉइंट है ओप एम्प IC का। ये आउट यहाँ से होके यहाँ से ये सीधा वायर के थ्रू पहुँचेगा इधर, और इधर से सीधा माइक्रो कंट्रोलर में। ये इसका पहला जो है वो फंक्शन काम करेगा। अच्छा, दूसरा देखें, दूसरा ये आउट होगा यहाँ से, ये शंट के सिग्नल यहाँ से पकड़ेगा। एक मैं प्राब रखता हूँ यहाँ पे और दूसरी प्राब मैं रखता हूँ ये यहाँ पे। ये देखें, ये सीधी आ गई इधर, ठीक है। ये 2 रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, ये सीधी एक इधर इंटर हो रही है, एक इधर इंटर हो रही है, ठीक है। यानी ये एक इधर बोल रही है और दूसरी यहाँ से ये मैं उठा के रखता हूँ इधर, और यहाँ से ये देखिए कि ये पॉइंट आ रहा है इधर, ठीक हो गया। ये दोनों इधर, ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट आ गए, और ये इनकी आउटपुट आ गई यहाँ पे, ये, और ये मैं प्राब रखता हूँ इधर। ये देखें, ये यहाँ पे ये आ गई, ये नीचे से अंडर लेयर होके इधर पहुँच गई। और ये दूसरा जो सिग्नल है ये भी सीधा आपके तार से होता हुआ, यानी ये इस जैक से होता हुआ सीधा आपके माइक्रो कंट्रोलर में आ गया। तो ये इस तरह, अच्छा, ये सिग्नल जब आपके यहाँ से मिस हो जाएंगे बाद दफ़ा, जिस तरह इस इन्वर्टर में था, तो अर्शद भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि ये उल्टे सीधे काम करता है। ये कभी लोड कम उठाता है, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी ट्रिप होगा, उल्टे सीधे जो है ना वो इन्वर्टर काम करना शुरू कर देगा। तो ये तरीक़ाकार था इसका ओप एम्प IC को जो है ना वो क्लियर करने का। यानी आप इस तरीके से इस सारे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, और इनकी रेजिस्टेंसों की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे अपने पास नोट करके रख लें, ठीक है। ये लिख लें, अपने पास नोट्स बनाया करें ताकि आपको काम की समझ आए, ठीक है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें लगाता हूँ, लगाने के बाद जो है ना इसको हम करते हैं टेस्ट, और इसका जो है ना वो आउटपुट जरा देखते हैं कि ये इन्वर्टर आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। तो दोस्तों, इसके MPPT के ऊपर काम मैं कर चुका हूँ मुकम्मल, और यहाँ पे इसकी सारी रेजिस्टेंसें वगैरह और इसमें जो जो चीज़ें ख़राब थी मैंने लगा दी हैं। ये रेजिस्टेंसें मैंने नहीं लगा दी, ये 22 ओम की रेजिस्टेंसें, यहाँ पे 1K IC L44, और यहाँ पे 665K की रेजिस्टेंसें, और ये वाला कपलर, और यहाँ पे ओप एम्प IC, और यहाँ पे 15K की, ये 15K की रेजिस्टेंसें ठीक थी। यहाँ पे 3-3K की जो रेजिस्टेंसें हैं ना वो मैंने चेंज कर दी हैं। ये लाजमी आप चेंज किया करें। याद रखें, एक बात और ध्यान में रख लें, अगर किसी रेजिस्टेंस का किनारा यहाँ से फ़र्ज़ करें यहाँ से ना उसको जंग पड़ा हुआ है ना, यहाँ आप समझ रहे हैं कि वो थोड़ा अनऑकवर्ड सा लग रहा है, मतलब अजीब सा वो यहाँ से लग रहा है, मतलब फंगस टाइप लग रहा है, तो उसको चेंज करें और रेजिस्टेंस उठा के बाहर फेंकें और नई रेजिस्टेंस की जगह लगाएं, बेशक वो रीडिंग ठीक भी दे रही हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 0.47 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। अच्छा, ये जो चापर है ये भी मैंने नया लगा दिया है, ठीक है। और BG30 मैंने जो है वो लगा दिया है, और IC के नीचे से बेस आपने
हमेशा निकालेंगे, ये ध्यान में रख लें, क्योंकि ये बेस जो है ना ये लॉन्ग टर्म आपके इन्वर्टर को चलने नहीं देती, कुछ अरसे बाद लाजमी इसमें फॉल्ट ज़रूर आता है। तो उम्मीद है मुझे कि ये जो इन्वर्टर हमारा जो ये कंट्रोलर है ये इंशाल्लाह पहली अटैम्प्ट में ही ओके होगा। तो अभी मैं इसको फिट करता हूँ बोर्ड के अंदर। बोर्ड के ऊपर वैसे हमने काम मुकम्मल कर दिया, उसके फ़ैन वगैरह सेंसर ये वो सारा काम उसके ऊपर ऑलरेडी मुकम्मल है। तो अब मैं इसको करता हूँ फिट, और फिट करके चेक करते हैं कि ये आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। अच्छा दोस्तों, इसके बोर्ड को मैं जब बॉडी के अंदर फिट करने लगा तो देखेंगे यहाँ पे जो है ना वो अर्शद भाई ने या उन्होंने किसी कारीगर को दिया होगा, तो उन्होंने यहाँ पे ना ये अजीब सा काम किया हुआ है। ये इसके फ़ैन का जो सिग्नल है ना ये कॉमन किया हुआ है यहाँ पे, यानी ये देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव 12 वोल्ट आ गए, ये इस फ़ैन का सिग्नल, और यहीं से ये बोर्ड को यानी दोनों सिग्नल एक ही फ़ैन से दिए हुए हैं। तो इस तरह नहीं चलता मेरे भाई। ये देखें जब आपका इन्वर्टर ऑन होता है ना बैटरी मोड पे, तो पहले एक फ़ैन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो सिस्टम सेंस करता है कि जो है ना वो IGBT की तरफ जो फ़ैन लगा हुआ है वो चल पड़ा है, वो सिस्टम को ऑन करवा देता है, यानी सिस्टम इन्वर्टर को ऑन करवा देता है। फिर जब आप वावडा या सोलर के ऊपर शिफ्ट होते हैं ना, तो फिर आपका ये वाला फ़ैन ऑन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने सिग्नल को टेस्ट करना है, यानी दूसरा सिग्नल फिर सिस्टम सेंस करेगा। बात समझ आ रही है? तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पे कॉमन करवा देंगे तो बैटरी पे तो मे भी ये चल जाए, लेकिन वावडा पे या सोलर के ऊपर ये लाजमी एरर देगा। तो ये इन्होंने अजीब काम किया हुआ है। खैर इसको मैं सीधा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये फ़ैन ही मैं नया लगा दूँ, तो फिर बोर्ड इंस्टॉल करके आपको जो है ना इसकी आउटपुट चेक करवाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों इन्वर्टर को मैंने कर लिया मुकम्मल तौर पे क्लोज़, और अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो अभी मैं करता हूँ इसको ऑन। और अभी ये 10 वोल्ट की रिले ऑन हुई और ये अल्हम्दुलिल्लाह 220 आउटपुट पे चला गया। तो इन्वर्टर हमारा दोस्तों परफेक्टली ऑन हो चुका है, और इसमें जो भी फॉल्ट था वो मैंने ओरिजिनल कंपनी बेस पे सेट कर दिया है, यानी फ़ैन का फॉल्ट, सेंसर, ये वो, बस वोल्टेज, और जो इसके सिग्नल थे वो भी मैंने आपको ब्रीफली बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।